नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दया कोचिंग सेंटर परिवार में। जैसा कि आपको सभी को पता है, अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है और आपके लिए हमने आज से क्लासेस स्टार्ट कर दी है भाइयों। अग्निवीर के लिए क्लासेस तो पहले से स्टार्ट थी, आज से आपकी एक प्रॉपर तरीके में सभी क्लासेस चलेंगे मेरे भाइयों। जो जो समय आपको क्लासेस का दिया जाएगा उसी समय आपकी क्लास चलेगी। तो मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भाई चैनल पर नए हैं। तो आज जो आपकी जीके की क्लास है मेरे भाइयों, जीके और जीएस दोनों के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे आपके। देखिए, इतना समय नहीं है कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बस उन्हीं को आपको रिवीजन करते रहना मेरे भाइयों, क्योंकि डिटेल में पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आज से आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आपको डेली अपनी क्लास लेनी है और नोट्स बनाते रहने हैं साथ साथ। यही क्वेश्चन मेरे भाइयों आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप एग्ज़ाम उठा के देख लेना। यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों का ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दया कोचिंग सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर इसका आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। और जिस भी भाई को रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो बैच भी ज्वाइन कर सकता है मेरे भाइयों। बिल्कुल एक नामात्र फीस है, 100 रुपये की बिल्कुल एक नामात्र फीस है। 100 रुपये में मेरे भाइयों कुछ नहीं होता, 100 रुपये में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और डेली अपना क्लास करिए जिस तरीके से उसमें कराया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस जो है यूट्यूब पर चलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा मेरे भाइयों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से पहुंच जाएंगे सभी बच्चे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में मेरे भाइयों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज की जीके की क्लास है, बिल्कुल हर एक वो क्वेश्चन है जो आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। आंसर भी करते रहेंगे सभी बच्चे साथ साथ कमेंट करके। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे भाइयों, आपको अपने 1 से 50 तक काउंटिंग लिखनी है कॉपी में। जो हम क्लास कर रहे हैं आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक जा रहे हैं। और कोशिश हो तो साथ साथ क्वेश्चन को लिखते भी रहिए, साथ साथ क्वेश्चन को लिखते रहेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं। और पीडीएफ के लिए या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ देख सकते हैं, क्वेश्चनों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए जल्दी से सभी भाई, आंसर करिए फटाफट से। सही बच्चे आंसर करेंगे। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाइयों? तो किसे जाना जाता है आधुनिक युग की मीरा के नाम से? तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा आपका महादेवी वर्मा को मेरे भाइयों। ठीक है जी, बी हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। महादेवी वर्मा को जो है आपका आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वीडियो को शेयर करते रहेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए देखो, ऑनलाइन टेस्ट देना मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है टेस्ट जो होगा आपका ऑनलाइन ही होना है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को किस सूची में रखा गया है? बताइए जल्दी से। जो बजट होता है आपका, उसे किस सूची में रखा गया है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है आपका बजट मेरे भाइयों? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो जो बजट होता है आपका मेरे भाइयों, वो आता है आपका समवर्ती सूची में। ठीक है जी, बजट किस में आता है आपका? समवर्ती सूची में आता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, देखो राज्य सूची को राज्य सरकार बनाती है, संघ सूची को केंद्र सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची को तीनों सरकार, मतलब दोनों सरकार मिलकर बनाती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था?
बताइए जल्दी से आंसर सही बच्चे। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था मेरे भाई? जल्दी से आंसर करेंगे सही बच्चे। वीडियो को शेयर करते रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आपके लिए, मैथ, जीके, साइंस की, रीजनिंग की भी। ठीक है जी। तो बताइए राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था मेरे भाइयों? तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा? तो ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 में मेरे भाई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है जी। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 हो जाएगा मेरे भाइयों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? रेल बजट जो बनाते हैं आपका, उसको सामान्य बजट से अलग किया गया था, तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसे अलग किया गया था? बता दीजिए मेरे भाइयों आंसर सही बच्चे। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो ये किया गया था आपका मेरे भाइयों ऑकवर्थ समिति। ठीक है जी। ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था मेरे भाइयों, आप लोग याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? ठीक है, कितनी तिल्लियां होती हैं भारतीय तिरंगा झंडा के बीच? जो चक्र होता है उसके बीच में कितनी तिल्लियां होती हैं? अब क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से भाइयों कि तिरंगा में कुल कितने रंग हैं? तिरंगा में कुल कितने रंग हैं? बच्चे क्या करते हैं, 3 रंग पे टिक कर देते हैं। कितने पर? 3 रंग पर। जब आपसे पूछे ना कुल रंग कितने हैं, तो कुल रंग 4 होते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद, हरा, और चौथा कौन सा है? जो चक्र होता है उसका होता है नीला कलर, है ना? जो चक्र होता है उसका कलर क्या होता है? नीला कलर। इस वजह से कुल कलर पूछेगा तो क्या होंगे? 4 कलर होंगे। तो बताइए भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? तो कितनी तिल्लियां होती है मेरे भाई सभी को पता है इसका आंसर, तो बहुत बढ़िया एकदम सी हो जाएगा। 24 तिल्लियां होती हैं जी। सी हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था, तो बताइए किसके द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट? जल्दी से बता दीजिए सही बच्चे। बहुत वेरी गुड मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से मेहनत करते रहे सही बच्चे, बहुत बढ़िया तैयारी है मेरे भाइयों की। तो मेरे वीडियो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपका आर के सन्मुख शेट्टी ने। ठीक है जी, किसने किया था? आर के सन्मुखम शेट्टी ने। ठीक है जी, ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम शेट्टी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा सही बच्चों का, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? जल्दी से बता देंगे सही बच्चे। भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था मेरे भाइयों? 22 मार्च 1957। ठीक है जी, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। ठीक है जी, 22 मार्च 1957 रहेगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर, बिल्कुल सही बच्चों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे वीरो। देखो क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? बिल्कुल सभी को पता है इसका, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है?
बिल्कुल मेरे भाइयों, डॉल्फिन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, डॉल्फिन हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का एकदम। क्या बनेगा? डॉल्फिन हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल, गंगा डॉल्फिन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था, है ना? वैट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भाई वैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है जी, वैट की फुल फॉर्म क्या होगी? वैल्यू एडिड टैक्स। तो बताइए वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो वैट को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? हरियाणा। ठीक है जी, हरियाणा था पहला राज्य जिसने वैट को अपनाया था। डी हो जाएगा राइट आंसर। वैट को सर्वप्रथम अपनाने वाला राज्य कौन सा था मेरे भाइयों? हरियाणा हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं मेरे वीरों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए जल्दी से बता दीजिए। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है मेरे भाई, पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका 1975 में। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। अब पूछ लिया आपसे कहाँ पर संपन्न हुआ था मेरे भाई। तो कहाँ पर संपन्न हुआ था पहला हिंदी सम्मेलन? तो ये हुआ था आपका मेरे भाइयों नागपुर में। ठीक है जी, नागपुर में संपन्न हुआ था पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में। ठीक है जी, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो मेरे भाइयों फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों का ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं या कोई भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं आर्मी का, तो आप हमारी ऐप दया कोचिंग सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर के आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए सैनवेट का संबंध किससे है बताइए जल्दी से। सैनवेट का संबंध किससे है मेरे भाइयों? सीमा शुल्क से, आयकर से, निगम कर से, उत्पाद शुल्क से। तो सैनवेट का संबंध किससे है? बिल्कुल मेरे भाई, पीडीएफ भी चाहिए तो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बताइए सैनवेट का संबंध किससे है मेरे भाई? तो सैनवेट का संबंध जो है आपका उत्पाद शुल्क से है ना? जो उत्पादन है उसके ऊपर जो शुल्क लगता है उससे है संबंध किसका? सैनवेट का मेरे भाइयों। याद रख लेंगे सही बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए जल्दी से आंसर। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसे माना जाता है? ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसे माना जाता है? बताइए जल्दी से। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है मेरे भाइयों? तो कौन सी है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा? बिल्कुल यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा माना जाता है आपका सुमेरियन को। किसको? सुमेरियन को माना जाता है मेरे भाइयों। डी रहेगा राइट आंसर, सुमेरियन हो जाएगा राइट आंसर। नोट्स जरूर बनाते रहेंगे मेरे भाइयों रिवीजन करने के लिए, इन्हीं क्वेश्चनों का आपको रिवीजन भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? बताइए जल्दी से आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? बहुत बढ़िया सभी के आंसर है। फिर भाई मेहनत कर लें, 2 महीने का टाइम है आपके पास में, बिल्कुल 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में सिलेक्शन लेना है और देश सेवा के लिए आगे बढ़ना है। देखो जो मेहनत करेगा मेरे भाई वो आगे बढ़ेगा। डेली आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना है, बूंद बूंद करके सागर भरता है। थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहिए और अपने मुकाम को हासिल कर लीजिए। देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? बिल्कुल 22 भाषाओं को मेरे भाई। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है भाइयों सत्यमेव जयते को? रामायण से, महाभारत से, मंडोक उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं? तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है जी,
मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी है बताइए जल्दी से। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा के लोग हैं भाई भारत में सबसे ज्यादा जो बोलते हैं? जल्दी से बता दो। कौन सी भाषा के हो आप लोग? बिल्कुल हिंदी भाषा मेरे भाई, ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है मेरे भाई? हिंदी हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर तो सभी को पता था, बहुत बढ़िया एकदम। देखिए आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए आंसर। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीर दास। तो किसे कहा जाता है मेरे भाइयों आधुनिक युग का तुलसी? जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से लिखेंगे। बिल्कुल किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है जी। मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं, उसको मैथिली शरण गुप्त को हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी बी होगा ना, मैंने तो सी लिख दिया हो, फ्लो फ्लो में सी लिख दिया है। बी हो जाएगा राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल नाराज क्यों होते हो मेरे बचुआ, है ना? बी हो जाएगा, देखो बी पे तो टिक लगाया था हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम भी बोल रहे थे, नाराज नहीं होना है। देखो संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? फटाफट से आंसर आने चाहिए सही भाइयों के। बहुत बढ़िया एकदम। देखिए वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि। तो किसे माना जाता है संस्कृत व्याकरण के जनक? पाणिनि। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे वीरो, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बहुत बढ़िया। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखो आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? तो देखो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? बिल्कुल महाभारत है, ठीक ठीक है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है मेरे भाइयों? महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जल्दी से बताइए। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी विषय के लिए जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था आपका सुमित्रा नंदन पंत को भाइयों, ठीक है। याद रख लेना, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी विषय के लिए जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? बताइए जल्दी से। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है आपके? बिल्कुल मोरारजी देसाई है मेरे भाइयों। क्या है? कौन है? मोरारजी देसाई। डी हो जाएगा राइट आंसर। मोरारजी देसाई हो जाएगा मेरे भाइयों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, है ना? रट रखा होगा आपने क्वेश्चन तो। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यही क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा आपको, किसी ना किसी शिफ्ट में देख लेना। आज बता दे रहा हूं आपको, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? जल्दी से बताइए। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता देंगे। तो भारतीय का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन को संविधान सभा ने जो अपनाया था 24 जनवरी 1950, तो ठीक है जी। 24 जनवरी
1950 को अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। ये हो जाएगा राइट आंसर जनगण मन को। ठीक है मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया एकदम, वेरी गुड। 24 जनवरी 1950 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बिल्कुल 52 सेकेंड। बिल्कुल मेरे भाइयों, हम भारत के वासी हैं तो हमें अपने राष्ट्रीय गीत के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में पता होना चाहिए कितना समय लगता है। 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है बता दो जल्दी से। और राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड था, तो राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? देखो राष्ट्रीय गान को गाने में अभी हमने देखा, राष्ट्रीय गान को गाने में लग रहे थे 52 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में क्या कितने सेकेंड लगेंगे? 65 सेकेंड लगेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, 65 सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर राष्ट्रीय गीत को गाने में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए जल्दी से, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बिल्कुल बाघ हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छे, बिल्कुल इनके आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। चीता नहीं होगा, शेर नहीं होगा, बाघ होगा मेरे भाइयों। ठीक है, बाघ रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? बताइए जल्दी से, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है मेरे भाइयों? तो संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया आपका अनुच्छेद 112 में। ठीक है जी, अनुच्छेद 112 में क्या किया गया है? संविधान के वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए जल्दी से आंसर। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है मेरे भाइयों? राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? 12 सेकेंड का समय लगता है। जल्दी से बताइए, अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में लगता है 65 सेकेंड का समय। ठीक है जी, अब जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जन गण मन के रचयिता कौन है? बिल्कुल, जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है मेरे भाइयों। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी किसके रचयिता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, तो उसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? क्या है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? जल्दी से बताएं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो कब अपनाया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, अशोक स्तंभ को कब अपनाया था मेरे भाइयों? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जल्दी से बताएं आंसर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है मेरे भाइयों? बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, सभी को पता है, बरगद हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग क्या करते हो, पीपल लगा देते हो पेपर में, है ना, पेपर में पीपल लगा देते हो, लेकिन नहीं, बरगद होगा राइट आंसर। डी रहेगा राइट आंसर मेरे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं महाभारत के रचयिता कौन है मेरे भाइयों? तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, वेद व्यास हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो सभी भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, अगर ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड करें सभी भाई, वहां पर आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं मेरे भाइयों। मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है,
और आप लोग क्या करेंगे, जो हम क्लास में जीके पढ़ रहे हैं इसका टेस्ट लगा सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 14 सितंबर हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे मेरे भाइयों, मेरे वीरों, जल्दी से आंसर बताएं। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग। तो भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को मेरे भाइयों, ठीक है, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के प्रणेता माना जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके पेपर में आने हैं। जल्दी से बताइए, वैट संबंधित है, वैट किससे संबंधित है? देखो, वैट को अपनाने वाला, वैट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, वैल्यू एडिड टैक्स अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? हरियाणा। अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा। अब वैट किससे संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है? सीमा शुल्क से, आयकर से, बिक्री कर से, उत्पाद शुल्क से। तो किससे संबंध है मेरे भाइयों वैट का संबंध? ये है आपका बिक्री कर से। ठीक है जी, बिक्री कर से संबंधित है आपका वैट का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, तो 1911 में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। तो कहाँ पर गाया गया था ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली। तो किस अधिवेशन में गाया गया था? ये गाया गया था आपका कोलकाता के अधिवेशन में। ठीक है जी, बी रहेगा राइट आंसर, कोलकाता अधिवेशन में गाया था 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था मेरे भाई, जल्दी से बताइए। तो किस अधिवेशन में गाया गया था? बिल्कुल कोलकाता अधिवेशन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? जल्दी से बताइए मेरे भाइयों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? जल्दी से बताइए, सभी के कमेंट देख रहा हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छे, 52 सेकंड नहीं है, 52 नहीं है, 52 सेकंड लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो कितना समय लगता है मेरे भाइयों? 65 सेकंड का। ठीक है जी, 65 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गीत। अब पूछ रहा है, प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो जल्दी से बताइए, किस ग्रंथ में किया गया था प्रथम प्रकाशन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का? तो बिल्कुल किस में हो जाएगा? आनंद मठ हो जाएगा राइट आंसर में बच्चों, आनंद मठ हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल, उपन्यास आनंद मठ, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ किया गया था? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? जल्दी से बता देंगे सही बच्चे, राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था मेरे भाइयों? तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है जी, तत्वबोधिनी पत्रिका हो जाएगा राइट आंसर सही बच्चों। राष्ट्रीय गान का जो प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था वो कहाँ पर किया गया था?
तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है जी, तत्वबोधिनी पत्रिका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सभी को पता है इसका आंसर, तो गुलाब नहीं है भाई, वैलेंटाइन डे आ रहा तो गुलाब नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा? कमल होगा, है ना, कमल होगा राइट आंसर, बिल्कुल। वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, अग्निवीर बनना है, ठीक है, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कहाँ से वैलेंटाइन डे मनाओगे? देखो करिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको पूछा था थोड़ी देर पहले, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किसको लिखा गया था? तो किसको लिखा गया है बता दो, आंसर में आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? बताइए, श्यामलाल गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। तो भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है मेरे भाइयों? श्यामलाल गुप्त हो जाएगा राइट आंसर। झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करिए जल्दी से आंसर सही भाई। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे भाइयों, जल्दी से बताइए। वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि। तो प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे आपके? मनु थे मेरे भाइयों, विधि निर्माता कौन थे? मनु हो जाएगा राइट आंसर सही भाइयों का, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है मेरे भाई, जल्दी से बताएं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे भाइयों भारत का आइंस्टीन? तो ये कहा जाता है आपका भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, ठीक है जी, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मेरे वीरों, करो आंसर क्या होगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताइए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1920, 30, 40, 50। तो मेरे भाइयों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में मेरे भाई, ठीक है जी, 1950 में किया गया था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, मेट्रो मैन किस व्यक्ति को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, मेट्रो मैन किस व्यक्ति को कहा जाता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जरूर, आज की क्लास का आपका सवाल है ये, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। तो बताइए, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में मेरे भाई, ठीक है जी, कोलकाता हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? है ना, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो बताइए जल्दी से, किस वर्ष अलग किया गया था भारत में रेलवे को सामान्य बजट से? तो ये किया गया था आपका 1924 से 25 में, ठीक है जी, 1924 से 25 में भारतीय रेल को सामान्य बजट से अलग किया गया था। तो मेरे भाइयों, ये थे आज के आपके 45 क्वेश्चन। देखो अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन से शुरुआत करा रहे हैं, क्वेश्चनों को 100 क्वेश्चन तक भी ले जाएंगे, 150 तक भी ले जाएंगे, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे, जो हिसाब से आपकी कैपेसिटी होगी पढ़ने की, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। जो भी भाई ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहता है, पीडीएफ लेना चाहता है, या मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, तो मैं तो बोलता हूँ भाई डेली मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे आज की जो क्लास हुई है ना, इसका मॉक टेस्ट आप एक दिन बाद लगा सकते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चनों को अपलोड करने पे, अब पर तो एक दिन बाद आप इनका टेस्ट लगा सकते हैं। पीडीएफ आपको तुरंत अगले दिन ही मिल जाएगी ऐप के ऊपर, तो आप पीडीएफ वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन 45। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए 45 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और
सभी बच्चों ने आशा करते हैं नोट्स जरूर बनाए होंगे। नोट्स बनाते रहें मेरे भाई, नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चनों को जितना आप हाथ से लिखेंगे जितनी जल्दी आपको याद होते रहेंगे। आपको करीब करीब 5 से 10 हजार क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इसी तरीके से। अभी 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर 100 क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये देख लीजिए, जब 100 150 क्वेश्चन होंगे तो बड़ी जल्दी आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा मेरे भाई, रिवीजन हो जाएगा सारी चीज़ों का। और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और 1500 क्वेश्चन का जो डाटा है उसको अलग से कराया जाएगा, इसमें से पेपर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके 10 हजार क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें आपका रिवीजन होगा पूरे सिलेबस का। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का रिवीजन होना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करते हैं इसी तरीके से मेरे भाई सभी मेहनत करते रहेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।